प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम फिर से एक बार राजस्थान, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स और उसके अलावा राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर की कुछ मुख्य महत्वपूर्ण आज की खबरों के साथ में आपके बीच में हाजिर हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा किया गया यह नवाचार आप लोगों को पसंद आएगा। आज की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो अश्मा कुमारी, ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अश्मा कुमारी केसी। तो अश्मा कुमारी केसी को मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का इस बार का ताज किसको पहनाया गया? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अश्मा कुमारी केसी। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है अश्मा कुमारी केसी। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण आज की खबर है वो यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस से संबंधित है। और भारत के सीडीएफ कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, तो सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अर्थात कि भारत की वायुसेना, नौसेना और थल सेना, उसके ऊपर उनका एक कमांड थिएटर सिस्टम बनाया गया, जिनका कमांड किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहता है, जिसको हम लोग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। और वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल सिंह चौहान है। ठीक है, तो वो त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। तो नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो नई दिल्ली में आयोजित होने वाले त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने जा रहे हैं? तो वो करने जा रहे हैं अनिल चौहान, जो कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस हैं। ठीक है, आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो संबंधित है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला से संबंधित है। ठीक है, तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जो हैं वो आईएसएस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो जो भारत और अमेरिका के मिशन के लिए आईएसएस पर मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में जिनको चुना गया है उनका नाम क्या है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ये घोषणा की है कि भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ है ना, इंडियन एयर फोर्स आईएएफ के विंग कमांडर जिनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला को आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चुना गया है। ठीक है, आईएसएस का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। और उसके लिए किसको चुना गया है? इसके लिए चुना गया है यहाँ पर शुभांशु शुक्ला को। तो इस प्रकार विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला आईएसएस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं दोस्तों। और इस प्रकार से उनको जो है वो अनुशंसा उनकी की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो हमारे यहाँ पर संबंधित है, यहाँ पर पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोगों को ये दिख रहा है ये कौन है? ये है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है टेनिस इतिहास के है ना बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हुए हैं। और इन्होंने अभी जो है वो पेरिस ओलंपिक में टेनिस का स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार से नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में कैरियर गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं, जब उन्होंने पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल के फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराया। और इस प्रकार से 37 वर्ष की आयु में 1988 के बाद से ओलंपिक टेनिस इवेंट में सबसे उम्र दराज स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। तो पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक, टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष एकल के विजेता का नाम क्या है? नोवाक जोकोविच नाम है। और इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें उनको जो है वो क्या कहा गया है? गोल्डन स्लैम। ठीक है, तो गोल्डन स्लैम को पूरा करने वाले वे 5वां खिलाड़ी बने हैं। तो गोल्डन स्लैम किसको कहते हैं? कि जब एक खिलाड़ी ओलंपिक के स्वर्ण पदक के साथ साथ 4 ग्रैंड स्लैम अगर वो जीतता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गोल्डन स्लैम कहते हैं। ठीक है, तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अगर कोई खिलाड़ी जीतता है तो उसको अपन लोग, और उसके साथ साथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीतता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? गोल्डन स्लैम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर स्टेफी ग्राफ भी एकमात्र ऐसी खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने एक ही वर्ष यानी 1988 में यह उपलब्धि हासिल की है। अब उसी में अगर अपन लोग देखें है ना, तो कैरियर गोल्डन स्लैम क्या है? तो जब एक खिलाड़ी ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ साथ
चारों ग्रैंड स्लैम जीतता है तो उसे कैरियर गोल्डन स्लैम भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से कैरियर गोल्डन स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में किसका नाम आ गया है? नोवाक जोकोविच का नाम आ गया है। आज की अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर दोस्तों वायुसेना परामर्शदात्री संस्था से संबंधित है, और ये संबंधित है दक्षिण कोरिया और पोलैंड से संबंधित है। तो दक्षिण कोरिया और पोलैंड के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है। किसके बीच में हुआ है? दक्षिण कोरिया और पोलैंड के बीच में। और इस द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी वायुसेनाओं के बीच में ये दोनों ही देश एक सलाहकारी निकाय चुनने जा रहे हैं, जिसको वायुसेना परामर्शदात्री संस्था कहते हैं। और इस प्रकार से वायु सेवा परामर्शदात्री संस्था स्थापित करेंगे कौन कौन से देश? दक्षिण कोरिया और पोलैंड दोनों ही स्थापित करने जा रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है आज की वो दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश मोटो जीपी में एनिया बायस्टियनिनी ने जीत हासिल की और सिल्वर स्टोन में सप्ताहांत में दोहरा प्रदर्शन किया। इस प्रकार सिल्वर स्टोन में आयोजित ब्रिटिश मोटो जीपी में एनिया बायस्टियनी ने शानदार जीत दर्ज की और उन्होंने रेस के दौरान असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रयास किया। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो फिर नासा, स्पेसएक्स और नॉर्थरोप ग्रुमन से संबंधित है, जिन्होंने 21वां सिग्नस रिसप्लाई मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉर्थरोप गुम्मन कॉरपोरेशन के सिग्नस अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा NG-21 रीसप्लाई मिशन के लिए जो है वो नॉर्थरोप गुम्मन सिग्नस अंतरिक्ष यान जो है वो नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रांसिस आर डिक्सकोबी के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो नासा, स्पेसएक्स और नॉर्थरोप ग्रुप ने 21वां सिग्नस रीसप्लाई मिशन को क्या किया है? लॉन्च किया है। अब हम लोग हमारी अगली खबर की जब हम यहाँ बात करते हैं तो यूपीए काल की वक्फ शक्तियों को कम करने की सरकार की योजना जो है वो ये जो केंद्र सरकार है वो यूपीए के सरकार में वक्फ बोर्ड को जिस प्रकार से अधिक शक्तियाँ दी गई थी तो उन शक्तियों को कम करके और फिर एक नया अधिनियम लाने जा रही है। तो एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि संपत्तियों का वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को क्या किया जाएगा? सीमित किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगभग 40 संशोधनों को यहाँ पर मंजूरी दी है और ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट करने जा रही है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्पे का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये एक और महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद भरतनाट्यम की दिग्गज यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है। इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को प्रसिद्ध करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं उनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये आज की अगली महत्वपूर्ण खबर थी। मैप ऑफ द डे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों पेंगोंग झील की बात करेंगे। और पेंगोंग झील जो है वो भारत और चाइना के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। और जब अपन लोग देखें तो यहाँ चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण पूरा कर लिया है और उसे चालू भी कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत और चीन के पास क्रमशः पेंगोंग त्से झील का लगभग 1/3 और 2/3 हिस्सा है। भारत के पास इसका 1/3 हिस्सा है जबकि चीन के पास इसका 2/3 हिस्सा है। तो पेंगोंग त्सो का पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है। ठीक है, ये एक टेक्टोनिक झील है। ये तब बनी जब भारत गोंडवाना लैंड से बाहर आया। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो ये जो पेंगोंग त्सो लेक है वो महत्वपूर्ण है भारत और चाइना दोनों के दृष्टिकोण से। अगली हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। तो काजीपुरा गंगा भैरव घाटी जहां लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी ये क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों? तो ये कहां पर है? अजमेर में है। और विधानसभा अध्यक्ष जो है अपने वो कौन है? वासुदेव देवनानी। तो वासुदेव देवनानी की पहल पर 18 करोड़ रुपए की लागत से काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जानी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 18 करोड़ रुपए की लागत आएगी लेपर्ड सफारी में। तो काजीपुरा गंगा भैरव घाटी जहां लेपर्ड सफारी शुरू की जा रही है ये किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है।
अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए राज्य स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन उल्लास नाम है। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन उल्लास नाम है। और ये अभियान 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। कब तक चलाया जाएगा? 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो वुशु प्रतियोगिता से संबंधित है और राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 19 पदक राजस्थान ने जीते हैं। तो 23वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर जो है वो जारी है और इसके अंदर जो है वो राजस्थान ने 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हैं। और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया जो है वो राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो यहाँ आरपीएससी से संबंधित है और संजय कुमार श्रोत्रिय जो कि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं, अब उनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, जो कि अभी अध्यक्ष थे। तो उसके बाद में आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं कैलाश चंद्र मीणा। किसको बनाया गया दोस्तों? तो वर्तमान में आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बना है? कैलाश चंद्र मीणा बना है। तो आरपीएससी में कुल सदस्य कितने हैं? 7 और एक क्या है? अध्यक्ष है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद्र मीणा है। इसके अलावा इसमें जो वर्तमान में सदस्य हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद्र मीणा और प्रोफेसर अयूब खान। तो राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो धावक हैं वो और उनका नाम क्या है? अनिता चौधरी। तो अभी जो पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं उसके बाद पैरा ओलंपिक होंगे, तो पैरा ओलंपिक के लिए राजस्थान की तरफ से किसने क्वालिफाई किया है? अनिता चौधरी ने, जो कि एक धावक हैं। अब हम लोग राजस्थान पत्रिका में आज के कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर चर्चा करेंगे। हमारे पड़ोस में बहुत ही बड़ी एक अशांति हो चुकी है दोस्तों, और बांग्लादेश जो है वहाँ की सरकार जो है वो अपदस्थ हो गई है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना है ना, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद में उनको अचानक से ही रात में से जो है वो अपने देश से भागना पड़ा और वो अभी जो है वो भारत के अंदर शरण लिए हुए हैं। तो बांग्लादेश में ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर उस समय से एक रिजर्वेशन चल रहा था, जिन लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ऐसे जो शहादत देने वाले लोग हैं तो उनके परिवारजनों को वहाँ पर जो है वो क्या मिल रहा था? रिजर्वेशन मिल रहा था। तो उस रिजर्वेशन को अब जो है वो समाप्त कर देना चाहिए, उसको लेकर के और फिर लगातार आंदोलन चल रहे थे और वो आंदोलन हिंसक हो गया और उसके बाद में स्थिति ये बनी कि आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने शेख हसीना के जो उनका घर था उसके ऊपर भी हमला कर दिया और उनको अचानक से रात में से वहाँ से जाना पड़ा। तो इस प्रकार प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा किया गया और ऐसी स्थिति के अंदर विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश वहाँ की सेना ने दे दिया और फिर वहाँ भीड़ जो है वो पीएम आवास में घुस गई और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा। और ये स्थिति भारत के लिए भी खतरनाक है क्योंकि भारत भी जो है वो पड़ोस में भी है और भारत का जो स्थिति है बांग्लादेश के साथ में भारत के संबंध भी बहुत ही ज़्यादा मधुर है, लेकिन वहाँ की कुछ विपक्षी पार्टियाँ वो ये नहीं चाहती हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना है उनको चाइना का भी समर्थन नहीं था और अमेरिका का भी समर्थन नहीं था। तो ये जो घटना है उसके पीछे एक तो सेना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है और उसके अलावा बैकडोर से चाइना और अमेरिका की भूमिका बताई जा रही है दोस्तों। तो ये आज की प्रमुख खबर है। यहाँ राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को जो है वो प्रमुखता से लिया है और भारत के लिए बांग्लादेश इसलिए अहम है क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय 1971 के युद्ध में भारत ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस समय बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश की तरफ से जो है वो राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। उसके बाद में आज तक अगर अपन लोग देखें तो शेख हसीना जो है वो भारत में ही पड़ी और भारत से संबंधित वो कई प्रकार के प्रोजेक्ट भारत को देती रही है तथा भारत के साथ में महत्वपूर्ण संबंध है। तीस्ता नदी जल समझौता अभी हुआ उसमें भी उन्होंने जो है वो भारत का ही सपोर्ट किया था। तो इस प्रकार से शेख हसीना का जाना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आज एक प्रमुख लेख है माँ शरीर में बहती गुलाब कोठारी का और ये लेख संबंधित है, अभी आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन। कौन पहुंचे दोस्तों? लक्ष्य सेन जो है वो पेरिस ओलंपिक के बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर माँ शरीर में बहती इसके माध्यम से जो है वो आज वर्णन किया है यहाँ पर गुलाब कोठारी जी ने इस बात का कि किस प्रकार से उनकी
उनकी माँ लक्ष्य सेन के साथ में ही थी और प्रतिदिन जो है वो पेरिस में उनकी माँ उनके लिए घर का बना खाना वहाँ से भिजवाती थी और वो खाना खाते थे। तो एक प्रकार से कैसा एक मधुर संबंध है माँ और पुत्र के बीच में, और वर्तमान समय में हम लोग जो है हमारी युवा पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है, तो इसको लेकर के उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेख यहाँ पर लिखा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण खबर है और वो खबर है कि यहाँ पर अडानी से संबंधित है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन जिनका नाम क्या है दोस्तों, गौतम अडानी। तो गौतम अडानी ने पिछले दिनों एक घोषणा की है, क्या घोषणा की है कि 2030 तक वो रिटायर हो जाएंगे और अपने पुत्र जो हैं तथा अपने जो भतीजे हैं, तो 2 पुत्र और 2 भतीजे, इन 4 लोगों में अपनी संपत्ति का डिवाइडेशन करेंगे और आने वाले समय में अडानी ग्रुप को वो लोग संभालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है पिछले दिनों, उसको भी यहाँ पर राजस्थान पत्रिका ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जो है वो जगह दी है। और क्या फैसला दिया है दोस्तों, तो कोटे में कोटा के फैसले का समर्थन कौन करेगा, आरएसएस करेगा। तो राजनीति में अभी अपन लोग देखे पिछले दिनों उथल पुथल मची है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। क्या फैसला दिया कि एसटी एससी समूह के अंदर भी ऐसे कुछ जातियां या ऐसे लोग जिनको अभी तक वास्तव में आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, तो उसी ग्रुप में सब डिवीज़न बना करके और फिर उनको आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले सरकारों को पूरी तरह से जो है जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद में जो है वो उनको पूरी तरह से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है इस प्रकार का नियंत्रण लागू कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो कोटे में कोटा दे सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक प्रकार से फैसला दिया था और उस फैसले का देश की राजनीति और देश की जो है वो जनमानस पर दूरगामी परिणाम पड़ने जा रहा है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो आज राजस्थान पत्रिका ने मुख्य पृष्ठ पर उसका जो है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि मुख्य पृष्ठ पर उसको जगह दी गई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम लोग यहाँ पर जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज जो है वो आर्थिक मंदी की आशंका। तो अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका हो गई है और उसके बाद में दोस्तों देखें तो दुनिया भर के शेयर बाजार जो है वो क्रैश हुए और आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में लाखों करोड़ों रुपए निवेशकों के डूब गए और उसके पीछे के जो कारण है, और जापानी येन के मजबूत होने से जब डॉलर जो है वो कमज़ोर हुआ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग देखें कि शेयर मार्केट जो है वो पूरी तरह से गिर गया और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं, एक तो अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका बताई जा रही है और दूसरा जो है इजराइल और ईरान के मध्य में युद्ध हो सकता है ना। तो इसके कारण जो है वो शेयर मार्केट अचानक से जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो चला गया। ये खबर महत्वपूर्ण यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो अगली जो महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम लोग यहाँ पर अपना रुख करेंगे और वो चीज़ जो है वो यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों तो अगली जो महत्वपूर्ण खबर दैनिक भास्कर से, और दैनिक भास्कर ने भी यहाँ पर वही खबर प्रमुखता से चलाई है कि शेख हसीना ने किस प्रकार से देश को छोड़ दिया और वहाँ पर सेना जो है वो अब सरकार को चलाने जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है वो अब बांग्लादेश में जो कमान है वो सेना ने अपने हाथ में ले ली और विपक्षी पार्टियां मिल करके एक अंतरिम सरकार बनाने जा रही हैं। उसके बाद में एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान चला रही है राजस्थान की सरकार। ठीक है, तो इसमें एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में इस हरियाली तीज पर राजस्थान वासी एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे। ये लक्ष्य लिया है हमारे मुख्यमंत्री ने। कब? हरियाली तीज के दिन एक ही दिन में कितने पौधे लगाएंगे? 1 करोड़ पौधे लगाएंगे। और ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है इसको शुरुआत कौन करेंगे? भजनलाल शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री है वो इसको शुरू करने जा रहे हैं। और बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया है जिसमें हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया। कितने पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? 7 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग जब बात करते हैं तो हॉकी में भी भारत को जो है जयश्री मिली है। अर्थात कि हॉकी के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो पहली बार ऐसी स्थिति हुई है जब ओलंपिक के अंदर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंचा है। और आज रात को 10 बजे भारत का सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के साथ में मैच है यहाँ पर, और इसमें मुख्य भूमिका भारत के गोलकीपर श्रीजेश ने निभाई। और श्रीजेश जो है वो आने वाले समय में पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि इस पेरिस ओलंपिक के बाद में जो है वो संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है कंपटीशन के हिसाब से, और वो है ना सरेंडर ना ही एनकाउंटर, स्कूल खोलकर किया नक्सलवाद का खात्मा। तो यहाँ पर एक योजना चलाई गई। कहाँ पर चलाई गई दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ की बात है? ये छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में वो जो योजना चलाई गई उसका नाम क्या है? उसका नाम है नियत नेल्ला नार।
क्या नाम है उसका, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, नियद नेल्ला नार। और नियद नेल्ला नार का जो अर्थ है वो क्या है, आपका अच्छा गाँव। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है आपका अच्छा गाँव। तो इस योजना के तहत जब ये गांव नक्सल से प्रभावित था, लेकिन इस गांव के अंदर जब स्थितियाँ ये हुई कि उन्होंने आधुनिक सुख सुविधाएं दी, एजुकेशन की सुविधाएं दी, अस्पताल खोले, लोगों को रोजगार दिया, तो धीरे धीरे यहाँ से नक्सलवाद खत्म हो गया। तो इसलिए इसमें लिखा है कि ना तो इन्होंने सरेंडर किया, न ही कोई एनकाउंटर करना पड़ा, लेकिन स्कूल खोल करके उन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया। और ऐसी स्थिति में इन्होंने एक अभियान चलाया था छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम क्या था, नियद नेल्ला नार, और इसका अर्थ क्या है, आपका अच्छा गाँव। तो ये जो अभियान था वो महत्वपूर्ण अभियान था दोस्तों। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पर एक वेडिंग विलेज के रूप में भी प्रसिद्ध हो रहा है, और वो है महाराष्ट्र का एक गांव पुणे के निकट, और उस गांव का नाम क्या है, देवाची आलंदी। क्या नाम है उस गांव का, देवाची आलंदी। अर्थात इस गांव के अंदर जो है वो रोजाना यहाँ पर एक प्रकार से बहुत अधिक शादियाँ होती है, और यहाँ पर पूरी आप लोगों को वहाँ पर पंडित भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पर सारी व्यवस्था एक ही जगह पर मिल जाएंगी, और वहाँ पर जाकर कोई व्यक्ति शादी कर सकता है। वेडिंग विलेज के नाम से प्रसिद्ध है देवाची आलंदी गाँव, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें यहाँ पर, तो दैनिक भास्कर ने एक प्रमुख खबर ली है, महिला अपराध से रिलेटेड धारा 356 को गैर जमानती किया तो 11 साल में 3 गुना केस बढ़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से महिला अपराध में धारा 356 का क्या कर दिया, गैर जमानती। अर्थात धारा 356 किसी के ऊपर लगती है 354, तो उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी, है ना। तो उसके बाद में यहाँ पर यह स्थिति बनी कि केस जो है वो दुगने हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारी आज की प्रमुख खबर है, तो इस प्रकार से राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के आज की जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी वो भी हमने इसमें शामिल किया है। तो उम्मीद है जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि न्यूज़पेपर जो है वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बच्चा अगर पूरी तरह से न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़े तो हम उसके लिए काम की जो चीज़ें हैं वो लाएंगे। तो आपके जो 20 से 25 मिनट मुश्किल से आपको टाइम लगेगा दोस्तों, और इस 20 से 25 मिनट में आप भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स तो देख ही रहे हो, लेकिन अखबार भी पढ़ रहे हो, और अखबार में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा की आपकी तैयारी की और भी ज़्यादा बेहतर करने का हमारी तरफ से एक प्रयास है 50 एपिसोड के बाद में। उम्मीद है प्रयास आपको पसंद आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।